अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ आखिरकार आज नैब में पेश हो गए। नैब ने उनसे 2 घंटे तक सवाल जवाब किए और उन्हें 2 जून को दोबारा तलब कर दिया। मियां शहबाज शरीफ को नैब ने पहले भी 2 मरतबा तलब किया, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। मियां शहबाज शरीफ सिर्फ नैब की वजह से नहीं बल्कि एक इंटरव्यू की वजह से भी खबरों में हैं, जिसमें मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि इलेक्शन से पहले उनकी मुख्तलिफ हलकों से मुलाकातें जारी थी और वो वजीर आज़म बनने के करीब पहुंच चुके थे। इस इंटरव्यू के बाद मियां शहबाज शरीफ 2 बार सीनियर एंकर्स को इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब के इंटरव्यू के मंदरजात की तस्दीक की और ना ही तरदीद। यानी उन्होंने इंतखाबात से पहले एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातों की बात को कंफ्यूजन में ही रखा। मुस्लिम लीग नून में कंफ्यूजन और गैर वाज़ेह बयानिया कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि पार्टी के साथ मसला भी यही है कि खुद भी कंफ्यूजन का शिकार है और अपने कारकुनों, वर्करों और वोटर्स को भी इसी कश्मकश की सूरत में डाल रखा है। कंफ्यूजन की यह कहानी पैनामा से शुरू होती है, जब आपसे मनी ट्रेल मांगी गई और आपने कतरी खत पेश कर दिया। एक तरफ वोट को इज्जत दो का नारा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, तो दूसरी तरफ खिदमत को वोट देने के इश्तिहार लगाए जा रहे थे। मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद एक ग्रुप जीटी रोड से लाहौर आना चाहता था, तो दूसरा धड़ा मोटरवे से जाने के मशवरे दे रहा था। एक तरफ आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए 3 माह कौमी असेंबली को मफलूज किए रखा, लेकिन जब वो सरबराही मिल गई तो खुद ही छोड़कर लंदन चले गए। एक तरफ मियां शहबाज शरीफ सीनियर सहाफी से मुलाकात करके उनको अपनी खुफिया मुलाकातों की तफसीलात बताते हैं, तो दूसरी तरफ उसको निजी मुलाकात कह देते हैं। नाज़रीन, इस सूरत हाल पर मेरे मियां शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने वोट को इज्जत देनी है, खिदमत को इज्जत देनी है या सिलेक्शन को इज्जत देनी है? क्या इस कंफ्यूजन को अब हमेशा के लिए दूर नहीं कर देना चाहिए? सवाल नंबर 2, मियां शहबाज शरीफ को लंदन से वापस आए 1.5 माह गुजर गया। इस दौरान उन्होंने कई पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की, कई वीडियो कॉन्फ्रेंसें की, दर्जनों मीटिंग्स की सदारत की, लेकिन अभी तक उनकी एक भी वीडियो या कोई तस्वीर अपनी भतीजी मरियम नवाज के साथ नहीं देखी गई। इसको नाराजगी कहें या फिर इख्तिलाफ का नाम दें। सवाल नंबर 3, इस वक्त मीडिया ही नहीं, सियासतदान ही नहीं, हुकूमत ही नहीं, ऑपोजिशन ही नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अपने कारकुन भी बार बार यह सवाल कर रहे हैं कि बयान करदा खुफिया मुलाकात के मंदरजात दुरुस्त हैं या गलत। सवाल नंबर 4, मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि सुहेल वड़ाइच ने निजी गुफ्तगू रिपोर्ट की, हालांकि सीनियर सहाफी ने अपने कॉलम में लिखा कि वो सिर्फ वही रिपोर्ट कर रहे हैं जिसकी उन्हें इजाजत दी गई थी। क्या एक सीनियर सियासी रहनुमा और पार्टी सदर का किसी सीनियर सहाफी की साख पर ऐसा इल्जाम लगाना इखलाकी तौर पर दुरुस्त अमल है? सवाल नंबर 5, अगर कोई सहाफी बगैर इजाजत ऑफ द रिकॉर्ड या निजी गुफ्तगू रिपोर्ट करे तो उसके खिलाफ तो कानूनी चाराजोई की जा सकती है, तो फिर आज 15 दिन गुजर जाने पर भी कानूनी चाराजोई तो दूर, मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा ने इसकी वाज़ेह तरदीद तक क्यों नहीं की? सवाल नंबर 6, इस कॉलम के बाद मियां शहबाज शरीफ ने 2 टीवी इंटरव्यूज दिए। उनसे इस हवाले से सीधा सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में मियां शहबाज शरीफ तरदीद का हक इस्तेमाल कर सकते थे, उनके पास बेहतरीन फोरम था, लोग उनको टीवी पर देख और सुन रहे थे, फिर उन्होंने यह हक क्यों इस्तेमाल न किया? सवाल नंबर 7, मेरे शो में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने सीनियर सहाफी के कॉलम पर सवाल उठाया तो कॉलम निगार ने जवाब दिया था। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये कोई कंजेक्चर है। मैं तो इस पे बड़ा क्लियर हूं कि इस मामले में फिर या तो फिर कोर्ट करते। तारड़ साहब मुझे वहां मिले थे जब मेरी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो रही। ये तो चैलेंज नहीं कर सकते उसके कंटेंट। जो चीजें ऑन द रिकॉर्ड थी मैंने वो लिखी हैं, और जो चीजें कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी थी वो मैंने नहीं लिखी। अगर कॉलम के मंदरजात पर मुस्लिम लीग नून को एतराज था तो अताउल्लाह तारड़ ने कॉलम निगार को मजीद चैलेंज क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 8, शहबाज शरीफ को लंदन से वापस आए 1.5 माह हो गया, लेकिन वो अपोजिशन लीडर होते हुए भी जारहाना सियासत नहीं कर रहे। क्या इसकी वजह नैब के मुकदमात का खौफ है या यह भी किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? सवाल नंबर 9, शेख रशीद के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम खत्म करने के लिए मेरे कप्तान से ताउन के बदले नैब कानून खत्म करने पर बार्गेन कर रही है। क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? सवाल नंबर 10, क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत तब्दील करने के लिए कोई जोड़ तोड़ करेगी या इसी तरह हल्की फुल्की सियासत करके ही वक्त गुजारने को तरजीह देगी?
नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे पैनलिस्ट का मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिका बुखारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से उस्मा बुखारी साहब स्टूडियो के अंदर ही मेरे साथ मौजूद हैं, और सीनियर तजज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून सबसे पहले चंद सवालों के जवाब अगर हम उनसे ले लें, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि आगे हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी चंद मजीद खबरें हैं जो डिस्कस करना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के आज बड़े सवेर किस्म के रिमार्क्स आए हैं, और साथ साथ टाइगर फोर्स का बाकायदा आज आगाज कर दिया गया है। 10 लाख की ये टाइगर फोर्स है, इसका भी आगाज कर दिया गया है। कुछ इसके अलावा फिरदौस आशिकावान साहबा ने एक इंटरव्यू दिया, और इस तरह लगता है कि अपनी ही हुकूमत के खिलाफ उन्होंने एक चार्जशीट जारी कर दी है। कुछ उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जरा मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करना चाहेंगे। उस्मा बुखारी साहब, आप लोगों ने सुहेल वड़ाइद साहब के उस कॉलम के अंदर जिसमें वाजे जो एग्जैक्ट लाइंस हैं वो ये हैं, वो बताते हैं कि इलेक्शन से एक माह कबल तक उनकी ताकतवर हल्कों से मुलाकातों में काबीना के नाम तक फाइनल हो रहे थे। 2 नामवर सहाफ़ी उन्हें अगला वज़ीर आज़म बनाए जाने का पैगाम लेकर आए थे। ना तरदीद की ना तस्दीक की, क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर, आपका जो पूरा इंट्रोडक्शन था उसमें आपका पूरा फोकस जो है वो PMLN के हवाले से था। ज़ाहिर है आपका हक भी है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि फिर अगर जो मंदरजात उसके बारे में 2 लोग जानते हैं, या सुहेल वड़ाइद साहब जानते हैं या शहबाज शरीफ साहब जानते हैं। और शहबाज शरीफ साहब का एक स्टांस बड़ा क्लियर, 2 इंटरव्यूज़ आप बता चुके हैं, वो कह चुके हैं कि मेरी ये कोई इंटरव्यू नहीं था, मुझसे मुलाकात के लिए आए थे और मेरी वहाँ बातचीत हुई। अब ये जो 2 लाइनों को आपने पढ़ के सुनाया जिस पे आपको क्लैरिफिकेशन या एतराज़ या जो भी आप कह लें उसको वो है, तो उसमें फिर दो सेगमेंट्स हैं ना। ये शहबाज शरीफ साहब की बात है, फिर दूसरा भी तो कोई होगा जो जिसकी बात की जा रही है। और आपने इंट्रो में जो है वोट को इज़्ज़त देनी है या खिदमत को वोट देना है, इसमें आपने कहा हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो सिलेक्ट तो हम 2018 के इलेक्शन में कर चुके। हमारा मैनिफेस्टो दोनों पे था, वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो, दोनों हमारे मैनिफेस्टो का और हमारा जो इलेक्शन स्लोगन था वो भी इन दोनों पे मुश्तमिल था। अब इस पे मतलब अजीब बात है कि मरीम नवाज के साथ तस्वीर नहीं आई। मरीम नवाज के साथ उनकी डेली जो है वो ज़ाहिर है वो चचा भतीजी हैं, उनका बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगूएं होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं जो हर दफा बतानी जरूरी नहीं होती। उस पे बाद में आते, पहले इस पे आ जाए जी। ये मुलाकात तो मतलब सुहेल वड़ाइद साहब के साथ ये जो बातचीत हुई है, ये डिस्कशन नहीं हुई। 1 महीना पहले कोई नहीं मिलने आया। नहीं, ऐसा मुझे मालूम नहीं है। ये जाहिर है, मैंने कहा कि 2 लोग इसकी तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं। आपने पूछा होगा सदर साहब ये क्या हुआ है, आप किससे मिल रहे थे बैठ के? अच्छा चलिए, अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हो रही है, फिर इसका मतलब यह है कि फिर जो वज़ीर आज़म बन गए उनकी भी मुलाकात हो रही है। और इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में जो वोट को इज्जत दो हम कह रहे थे, वो वोट को इज्जत दो आप लोग नहीं दे रहे थे। हम नहीं दे रहे थे। अच्छा चल, ये आप हम पर डाल लें सारा कुछ। मेरी गुजारिश ये है कि इस मुल्क में जो सियासी तारीख जितनी थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है, बेहतर तो इफ्तिखार साहब बता देंगे, इस पूरे मुल्क के अंदर यही तो प्रॉब्लम रहा है हमेशा से। अच्छा। कि हम वोट को इज्जत नहीं दिला सके। ये जो पिक एंड चूज का कानून है, मुझे फलाना अच्छा नहीं लगता, वो नजर नहीं आना चाहिए, फलाने जो है वो नाअहल हो दिए जाए, फलाने जो है वो नजर नहीं आने चाहिए, उनका ब्लैकआउट कर दें, तो ये हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स। और अब ये जो अब की जो हुकूमत है, जो अपने आप को बहुत ताकतवर और वो समझती है, जो उनका पेज भी एक है बाय द वे, जिसकी वो बार बार बड़े स्ट्रांगली जो है वो बात भी करने की कोशिश करते हैं। सो इस पे गुजारिश ये है कि ये जो भी ये बातचीत है ये आज से नहीं है। अगर ये दुरुस्त है तो ये फिर हमेशा से है, और इस हमेशा से को ही हमने वोट को इज्जत दो इसी का फिनोमेना था। अच्छा। कि जो वोट जिसको लोग डालना चाहते हैं वो वोट, अब ये 2018 के इलेक्शन में मैं नहीं समझती कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, या आपको नहीं पता कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन से पहले क्या हुआ, ये तो शहबाज शरीफ ने बताया, और अब इलेक्शन के बाद क्या हुआ, आपके सदर ने बताया क्या हुआ, आपके सदर ने बताया। अच्छा, इसके साथ कोरॉबरेट करते हुए इसके आपके सदर ने कहा है कि नहीं, उन्होंने अगली लाइन में लिखा है, अगली लाइन बताया, उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ ये मुलाकात हुई है तो इस तरह की मुलाकातें इमरान खान साहब से भी हो रही होंगी। हाँ। ये उनकी अज़म्पशन है ना। अच्छा नहीं, ये तो उनकी अज़म्पशन है। इमरान खान साहब तो नहीं माने इस बात, शहबाज शरीफ साहब तो मान चुके हैं इस बात। मेरा ख्याल है रोजा खुलने के बावजूद मेरा ख्याल है कि मंसूर की थोड़ी सी याददाश्त को मैं ताज़ा कर नहीं, हुक्म करें। इलेक्शन से पहले लोगों को जो है वो हमारी पार्टी टिकट वापस कराए गए। अच्छा।
लोगों को जबरदस्ती वो पट्टे 2 रंग के पहनाए गए ठीक है। और उनको जबरदस्ती बनी गाला घसीटा गया। अच्छा। उसके बाद जो 25 जुलाई को हुआ वो सारे पाकिस्तान ने देखा, जो 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 बाहर निकाल के हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं और दरवाजे बंद करके और ये भी सैफन की रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, सैफन की रिपोर्ट के अंदर मुस्तरद मान लिया, आपकी बात मान ली, मुस्तरद वोटों की तादाद जो है वो उनसे ज्यादा हुई। साहिबा मान लिया। अच्छा चल मान लिया, अब आगे आ जाते हैं। आगे हाँ बिल्कुल धांधली हुई। शहबाज शरीफ साहब ने कितने एहतजाज किए इस धांधली के खिलाफ? नहीं हमने बहुत देखिए हम हमारे लिए हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद था। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान तो इस हद तक बिज़त थे कि इसको हमें ओथ नहीं लेना चाहिए। हमें अगर हम ओथ ना लेते और देखिए बजाय इस बात का क्रेडिट हमें देने के कि हमसे हमारी हुकूमत छीनी गई, हमारा लेजिटिमेट जो मैंडेट था उसको चोरी किया गया, उसके बावजूद हमने इस बात के ऊपर कि ये 2 जमा 2 नहीं है, इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इसके लिए आगे बढ़ना होगा और वोट को इज्जत दो। मैंने पहले पिछली दफा भी आपके प्रोग्राम में कहा था ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये 72 साल में जो नहीं हुआ ना वो पता नहीं अगले 72 साल में हो पाएगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके लिए बात करना, उसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। वो हमने करने की कोशिश की। अच्छा। अब इसमें जो हमारी जो कैंपेन थी उसके जो 2 नैरेटिव्स थे, देखिए वो आपने कहा जीटी रोड और मोटरवे, देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे अंदर मुख्तलिफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और बहुत सारे इश्यूज पे होता है। और मुझे खुशी है ये कहने के जितना मैं 7-8 साल से PMLN के साथ हूँ, मैंने जो कहना चाहा है हमेशा कहा है। अच्छा। वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहबा हो, शहबाज शरीफ साहब हो, हमजा साहब हो, जो भी, और वो सुनते हैं। उसके बाद मेजॉरिटी की राय के साथ फैसला होता है। और इसके ऊपर जो हमारी जीटी रोड की कैंपेन बस वो एक सवाल का जवाब देने मैं आगे चलूं, वो मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब कभी जी हर रोज हमारी उनकी मीटिंग, उनकी आपस में मुलाकात जो है वो कुछ मुलाकातें उनकी खानदानी तौर पर मौजूद है और उसके अलावा फोन के ऊपर हमेशा रब्ता रहता है। और मरियम नवाज साहबा जो हैं वो हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर भी ऑन एंड ऑफ कभी जो है वो उसके अंदर भी शामिल हो सकती हैं, शामिल होती हैं। क्योंकि आप लोगों को तस्वीरें रिलीज करते हैं ना कि ये देखिए हमने 8 लोग मिल रहे हैं, ये 15 लोग मिल रहे हैं, उसमें आज तक कभी मरियम नवाज नजर आई, जबकि वो पार्टी के आप लोगों के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट जरूरी है ना। आपको नजर आना तो जरूरी नहीं है, हमारी नायब सदर है, हमें नजर आना जरूरी है। हमारा हीरा है, हमने लुका के रखा हुआ है। नहीं देखिए उनकी राय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, हमारी नायब सदर है, उनका पार्टी मीटिंग्स में हमारे लिए बैठना जरूरी है, आपके लिए बैठना, आपके लिए तो जरूरी नहीं है, हमारे लिए बैठना जरूरी है। और वो हर जगह जहां उनकी राय, उनकी रहनुमाई चाहिए होती है, बिल्कुल मौजूद होती है। अच्छा, खुफिया तरीके से वो पीछे से। ठीक है मलिका साहबा, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी, मेरे ख्याल में ये बातें क्लियर हो गई। ये उज़्मा साहबा ने जो बातें की हैं इससे तमाम जो मेरे सवाल थे उसके जवाब आ गए आपकी नजर में? देखिए मंसूर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए मंसूर, उज़्मा साहिबा अपनी पार्टी की बेहतरीन तर्जुमानी करती हैं और इनका जो बयानिया है अपनी पार्टी की तरफ से वो हमेशा दलाइल पे बेस्ड होता है और मैं इस बात का इतराफ़ करती हूँ। लेकिन आज मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि उज़्मा साहिबा अपनी पार्टी का बयानिया, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, उन सब का अच्छी तरह दिफा नहीं कर सकी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये जानती हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बातें की उनका जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब इस बात को डिनाई नहीं कर रहे और अब कह रहे हैं कि मेरी किसी सीनियर जर्नलिस्ट के साथ एक निजी गुफ्तगू हुई थी और जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, मैंने जो बातें की वो ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए, उसके बावजूद आपने खुद बताया कि वो कानूनी चारागोई भी नहीं करे। तो शहबाज शरीफ साहब कौम को बताएं और उज़्मा साहिबा की पार्टी भी कौम को बताए ये कौन लोग हैं जिन्होंने उनको पेशकश की थी वज़ीर आज़म बनने की। और ये जो वोट को इज्जत दो का जो सारा बयानिया है वो भी इनका बयानिया हम तो पहले दिन से कहते थे कि वो फॉल्टी है। इनको हमेशा से आदत है दोहरा रवैया रखने की, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, पाकिस्तान की आला अदालत हो, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की मिलिट्री हो, पाकिस्तान नैब का इदारा हो, जो भी इदारा हो, हर इदारे को ये मुतनाज़ा बनाते हैं और अपने तरीके से उस इदारे के ऊपर बयानबाजी करते हैं और अफसोसनाक है। और आई थिंक इससे जमहूरियत की नफी होती है। तो बेहतर तो यही होगा कि शहबाज शरीफ साहब आवाम के सामने आए, अपनी स्टेटमेंट की क्लैरिफिकेशन इशू करें। अनफॉर्चुनेटली इनकी पार्टी की रहनुमाई ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि गुफ्तगू जैसे ये बता रही हैं दोनों के दरमियान हुई थी, लेकिन आवाम जानना चाहते हैं कि जो इल्जामात वो दूसरों पर लगाते थे आज वो उसके बारे में खुद बात कर रहे हैं और उसकी तरदीद भी नहीं कर रहे। जहां तक उज़्मा साहिबा कह रही हैं कि 25 जुलाई को पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि क्या हो रहा था। मंसूर, 25 जुलाई को पाकिस्तान
पाकिस्तान की अवाम ने ये देखा कि एक पार्टी जिसने 3 दहाइयाँ पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को गरीब किया और अपने आप को अमीर किया, नाकिस कारकर्दगी की, करप्शन की, पाकिस्तान की अवाम के पैसे को लॉन्डर किया, उस पार्टी को शिकस्त फाश हुई। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिजेक्ट किया और पीटीआई को इलेक्ट किया है, और यही सच्चाई है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह हमने पाकिस्तान की अवाम से जो वादे किए थे उसको हम बारहा पूरा कर रहे हैं। एक वबा का हमें मुकाबला है और बेहतरीन तरीके से लीडरशिप दिखाकर पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर तरह से पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत भी कर रहे हैं, उनको महफूज भी कर रहे हैं और उनको भूख और गुर्बत से भी बचा रहे हैं। मलिका साहब, आपने जो कहा कि जी इस वक्त एक बीमारी का सामना किया जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाय द वे इन बातों से लगता नहीं कि वो एग्री करते हैं, क्योंकि जो आज रिमार्क सुप्रीम कोर्ट में आए, मैं इस पर जरा डिटेल से बात करूंगा, लेकिन मैं इफ्तिखार साहब से एक सवाल उनके लिए छोड़ के जा रहा हूं, जिसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। इफ्तिखार साहब, किसी सीनियर जर्नलिस्ट के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा देना कि जनाब आपके मेरे दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी ये दरअसल में निजी नौयत की थी, ये एक बाकायदा इंटरव्यू नहीं था, और एक ऐसे शख्स के बारे में आप ये कह रहे हैं जिनकी कई दहाइयां जो है वो एक गुजर गई है जर्नलिज्म के अंदर, उनके बारे में आपकी बात सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप गलती से शायद ये कह चुके हैं, जो सच्चाई आपके मुंह से निकल चुकी है उसको आप डिनाई करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं आपसे किया जा रहा। ये सारी बात इफ्तिखार साहब से करेंगे। नाज़रीन, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक इफ्तिखार साहब से इसका जवाब लेंगे, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू, और ना तरदीद ना इसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। कुछ उसी बारे में बात करें। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और सुहेल वड़ाइद साहब के साथ कॉलीग भी रहे हैं, मेरे भी एक्स कॉलीग रह चुके हैं। इफ्तिखार साहब, डू यू थिंक शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ इतना कह देना कि जनाब जो गुफ्तगू हो रही थी वो निजी नौयत की थी, ना उन्होंने उसकी तस्दीक की ना तरदीद की, उन्होंने कहा यह बाकायदा इंटरव्यू नहीं था, लेकिन कहीं पर यह नहीं कहा कि जनाब जो कुछ लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, क्या सिर्फ इतनी बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। सुहेल वड़ाइच एक इंतहाई जिम्मेदार जर्नलिस्ट है और इस खानदान का उस पर एतमाद भी है जी, और मैं नहीं समझता कि वो इस खानदान के एतमाद को ठेस पहुंचाएगा और अपनी सहाफत को ठेस पहुंचाएगा। बिल्कुल, दोनों सूरत हाल में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, वो काबिल एतमाद आदमी है। हम पुराने सहाफियों को जो बात ऑफ द रिकॉर्ड कही जाती है हम उसको ऑफ द रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक, मुझे शेख रशीद ने एक दफा कहा कि इफ्तिखार साहब आपके एक इंटरव्यू की बिना पर मेरे लिए गेट नंबर 4 खुल गया है, लेकिन अभी आप इस बात को अपने तक ही महदूद रखिएगा। तो काफी अच्छा मैंने इस बात का इजहार किसी से नहीं किया। ये हमारी तरबियत है। और सुहेल वड़ाइच जैसा शख्स धीमे मिजाज का, सोच समझ कर लिखने वाला, मैं नहीं समझता इतनी बड़ी गलती करेगा, इसलिए इसकी तरदीद नहीं आ रही और इसलिए इसकी तरदीद होगी भी नहीं, क्योंकि सुहेल की एक साख है ने जो जन्म की है, इसमें एक ही तो चीज हम अपने साथ लिए फिरते हैं, वो हमारी साख है। हम अपनी साख पर कंप्रोमाइज नहीं करते। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल क्या है वो मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। इफ्तिखार साहब, ये इस सारी चीज के बाद ये जो कुछ भी हुआ है, ये दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्चुअली एक्यूजिंग सुहेल वड़ाइच साहब के जी वो झूठ बोल रहे हैं। जब अभी पिछले दिनों मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से जो बात हुई थी, उसके बाद मीडिया ने इतना शोर मचाया, जब एक पॉलिटिकल पार्टी का सदर ये बैठ के एक सीनियर सहाफी के बारे में ये कह दे कि जनाब ये तो निजी गुफ्तगू थी, इसको जाने दें, इंपॉर्टेंट नहीं है। द क्वेश्चन इज कि आप जो बात कर रहे हैं, आपने जो बात की है उससे आपकी पार्टी की पूरी जड़ें हिल जाती हैं। इस बात के ऊपर आप लोगों को बैठ के ये भाषण देते रहे कि नहीं जनाब अब वोट को इज्जत दो का होगा, कोई खुफिया डीले नहीं होंगी, ना रातों को मुलाकातें होंगी। अब जाके आप ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन से 1 महीना पहले तक आप काबीना के नाम फाइनल कर रहे थे। आप काबीना के नाम फाइनल कर किस तरह सकते हैं? आपको क्या पता था कि कौन काबीना में आ सकता है और कौन नहीं आ सकता? आप तो पूरे प्रोसीजर के ऊपर डाउट्स डाल रहे हैं। मंसूर, इसमें एक और भी बहस है, मेरे ख्याल नहीं कि हमारे पास वक्त है। वो है दो कुछ ऐसे सहाफियों का तस्करा भी सुहेल ने अपने इंटरव्यू में किया है और जिसका हवाला शहबाज शरीफ ने दिया कि वो मेरे पास एक पैगाम लेके आए थे।
अब वो दो सहाफी कौन से थे कि MI के सरबराह को इस्तेमाल किए बगैर, IB के सरबराह को इस्तेमाल किए बगैर, ISI के सरबराह को इस्तेमाल किए बगैर कौन से वो लोग थे जो ये पैगाम रसानी कर रहे थे, उसकी बात भी हमें अब करनी चाहिए। ठीक ठीक, उस्मा बुखारी साहब इसका कुछ जवाब देना चाह रही जी। उस्मा बुखारी, देखिए पहले तो मैं इफ्तिखार साहब की सिर्फ एक दो बातों को रिस्पॉन्ड करते हुए मलाइका को डिटेल से बात करूंगी। आपने भी जो कहा कि वो जी वो डील हो रही थी, कहाँ हुई डील ये है कि आज भी शहबाज शरीफ साहब नैब से होके आए हैं, ये डील हुई है हमारी, और ये डील हुई है, हमने डील के जरिए आना था, तो फिर वजीर आजम होता है ना शहबाज शरीफ साहब इस वक्त, जो वजीर आजम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि डाउट्स क्रिएट करने की बात जो है ये नहीं हो सकता। मलाइका को भी मैं कहना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की इस बात पे आपका बड़ा कंसर्न है कि जी उन्होंने कहा कि वो हो रही थी कैबिनेट, लेकिन आगे जो उन्होंने कहा जहां इमरान खान की बात आती है वो आपको समझ में नहीं आ रही। वो तो उनकी सोच है ना। नहीं सोच नहीं है ना, मेरी गुजारिश सुन ले, इतना सिंपल नहीं है। सुने मैं ये कहूं, आज तक सिलेक्शन सुन लीजिए, मेरी बात सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि जी मैं एक अमजद नामी शख्स से मिलके आ रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इस बात को, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। और उसके बाद मैं आपके बारे में कहूं कि जी मुझे लग रहा है कि उस्मा साहिबा भी ना अमजद नामी शख्स से मिलके आ रही है, दैट डजंट मीन कि आप मिलके आ रही हैं। मैं अपनी मुलाकात को कंफर्म कर रहा हूं। 25 जुलाई को जो सब हुआ ना, और 25 जुलाई से पहले जो हो रहा था उसमें सब में कोलैबोरेट आप नहीं। मैं आपको ऑस्ट्रेलियन टाइम्स दिखाऊं क्या, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स दिखाऊं? अगर मैं ये मान भी लूं, बाकी छोड़े नहीं उस्मा साहबा, मैं अगर सुने, अगर मैं ये मान भी लूं, चले मैं एक मिनट के लिए सर, एक मिनट, अगर मैं मान भी लूं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बात सही की है कि जी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, चले मैं मान लेता हूं, एक मिनट के लिए इस बात को मान लेते हैं कि जी उनकी तरह इमरान खान साहब की भी मुलाकातें हो रही थी। आपको पता है आप इमरान खान को एक्चुअली गिल्टी करार देते खुद भी गिल्टी हो रहे हैं। नहीं मेरी गुजारिश सुन, आप हो रहे हैं, आप जरा मुझे बात पूरी करने दें। आप हो रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि जी 80 ने कितनी सी उन्हें भी कितनी है, उन्हें भी पढ़ो जाके, ये दैट इज नॉट एन आर्गुमेंट, दैट इज नॉट अ डिफेंस। आप बिल्कुल हमें कसूरवार समझे कि हमें पे फांसी दे दें, लेकिन फिर जो दूसरी तरफ है ना उसकी भी बात करें ना, हौसला किया करें, उसकी बात करें। आज तक जो ये बताइए 2002 में क्यू लीग कैसे बनी थी, आपको नहीं पता? क्यू लीग कैसे बनी थी, परवेज मुशर्रफ ने बनाई थी, कैसे बने थे, परवेज मुशर्रफ ने बनाई थी। अच्छा वो सबको पता है, वो सबको पता है, हैरानगी वाली क्या बात है। और उसके बाद ये जो ये इलेक्शंस के अंदर जो एक इन्वॉल्वमेंट होती है, इलेक्शंस के अंदर जो जिनको हम पावर हाउसेस कहते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट क्यों है, किस कानून के तहत है, इसके ऊपर तो यकीनन आप कोई बात नहीं कर सकता ना, करना नहीं चाहेगा। जैसे सवाल किया इफ्तिखार साहब ने, अब जो बैठ के एक लाइन टॉक कर रहे होते हैं, जिनकी पूरी एक वो जो है वो वजीर आजम हाउस में जब नवाज शरीफ साहब थे, वो दो लोगों के बीच में बात कर रहे होते थे, उनको हर बात का पता होता था, पता नहीं कैसे। अब इसके ऊपर बात नहीं हो सकती। मेरी गुजारिश मलाइका के लिए सिर्फ और आपके लिए भी चले किसी हद तक ये है कि आप अवाम कुछ भी नहीं जानना चाहते, अवाम को सब पता है क्योंकि सबने वोट डाला था, सबने देखा था कि 25 जुलाई को क्या हुआ। और दूसरी बात यह है कि कारकर्दगी की बात तो पीटीआई के मुंह से अच्छी नहीं लगती, कारकर्दगी की बात तो ये किया ही ना करें, जो आप जैसे आज कभी हम अगले उसमें बात करेंगे। और ये बाकी छोड़ दें, फाइनेंशियल टाइम्स में आज से एक हफ्ता पहले कुछ छपा है इमरान खान साहब के बारे में, इनको साइडलाइन कर दिया गया है और क्या है, तो उसके बारे में बताना पसंद करेंगे। और जो इलेक्शन के बाद जो कार्टून छपे इमरान खान साहब के बारे में पूरी इंटरनेशनल, उसके अंदर मेरे पास मौजूद है। अफसोस की बात यह है कि ना मैं बता पाऊंगी ना आप चला पाएंगे, और जो है वो पूरी दुनिया को पता है कि 25 जुलाई को क्या हुआ था। आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स तो पढ़ के देखिए, और वो आज भी इंटरनेशनल मीडिया कहता है किस तरह से प्लान तैयार हुआ। और वो प्लान तो खैर एम्पायर की उंगली से शुरू हुआ था, और ये तो 2014 से एम्पायर की उंगली वो जो मुलाकातें एक महीना पहले हो रही थी ना, अगर वो मुलाकातें कामयाब हो जाती ना तो शायद इलेक्शन के बाद जो है शहबाज शरीफ साहब के भी उसी तरह कार्टून छप नहीं होनी थी ना, नहीं होनी थी ना, क्योंकि हमें वोट को इज्जत देनी थी और खिदमत को वोट देना था। शहबाज शरीफ साहब के पास एक दफा मौका नहीं था वजीर आजम बनने का, उनके पास कई दफा बारहा मौके उनको दिए गए। उनको कहा गया कि जो है वो छुरा घोंपो जो है अपने भाई की पीठ में और वजीर आजम बन जाओ। उनको वजीर आजम बनने के लिए इतने डेस्परेट होते हैं ना। अच्छा नहीं, दैट इज नॉट अ गुड डिफेंस कि जी वो चूंकि पहले बनना चाह रहे थे। अच्छा चलिए ये बताइए वो साफ वजह बता रहे हैं ना, उन्होंने खुद वजह बताई है ना। पनामा के वाकये के बाद शहबाज शरीफ साहब को आप लोगों ने सबने ब्रेक किया ना, शहबाज शरीफ साहब को अनाउंस कर दिया गया था कि वो वजीर आजम होंगे, वो नहीं बने, अपनी मर्जी से नहीं बने ना। हाँ उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब में रहने, खाकान अब्बासी साहब को बनाया गया। तो शहबाज शरीफ इतने डेस्परेट हो ना अगर वजीर आजम बनने के लिए, तो भाई रस्ते बड़े और रस्ते दिखाने वाले भी बहुत, लेकिन हमें अवाम के वोटों के साथ ही वो आना है। मलिका जी इफ्तिखार साहब, मंसूर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल है हमें इससे आगे चलना चाहिए। और आपका सवाल ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आगे बढ़कर लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल प्ले करते।
बिकॉज ये हकीकत है कि इस पीटीआई के लिए मैदान बिल्कुल खुला है और उनके हर अमल को कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा। जो बेचारे उज़मा जैसी खातून या ताला जैसा शख्स या वो जो कसूर का हमारा एक दोस्त है, ये कुछ दोस्त हैं जो बेचारे टीवी पे आके अपने अपने मौक़िफ़ को पेश करते हैं। असूली तौर पे बजाय इस किस्म के बयान देने के जो बयान मंसूब किए जा रहे हैं, क्लियर कट पीटीआई की इतनी गलतियां हैं, इतनी कोताहियां हैं पंजाब में, और ये टाइगर फोर्स जो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना शुरू किया इसे, ये ऐसी बातें थी, इसका जवाब और इसके खिलाफ बात तो करनी चाहिए थी लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। नहीं, लेकिन इफ्तिखार साहब फ्लोर ऑफ द हाउस तो बंद है ना, वो तो बैन है, वहां पे ताले लगे हुए हैं। हम डेंगी बरादरान वाली सियासत नहीं कर रहे ना, हम कोरोना के ऊपर सियासत नहीं कर रहे, ये हमारा गुनाह है। शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर के तौर पे जो कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा किया। राशन पहुंचाना हमारा काम नहीं था, ये पीपी किट्स पर पहुंचाना हमारा काम नहीं था, अवेयरनेस कैंपेन करना हमारा काम नहीं था। हमने अपोजिशन पार्टी के तौर पे की। हमने सिर्फ ये जो है वो माँ बहन की गालियां और वो बदतमीजियां वो हमने नहीं की, क्योंकि हम समझते हैं कोरोना के टाइम पे इस वक्त लोगों के साथ हमें इत्तेहाद के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन इत्तेहाद भी मलिका साहब जी मंसूर 2-3 मैं अहम बातें करना चाहूंगी। आई थिंक हमें इसके ऊपर अवाम के सामने एक ऑनेस्ट फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड पर्सपेक्टिव पेश करना चाहिए। देखिए मंसूर, इनका यही रवैया, उज़मा साहिबा की जो गुफ्तगू है और जो इनका बयानिया है और जो इनकी एक्सप्लेनेशन है नेशनल टेलीविजन के ऊपर, इनका यही रवैया, इसकी हम 12 आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इनका दोहरा रवैया है हर चीज की तरफ। ये ऐसे जज को मानते हैं जिस जज से ये अपने केस का फैसला फिक्स कराएं, ऐसे पाकिस्तान की आला अदालत के फैसले को नहीं मानते जो इनको ना अहल डिक्लेयर करे, उसी पाकिस्तान की आला अदालत को पिटिशनर के वकील कहते हैं। ये पाकिस्तान के हर इदारे को, पाकिस्तान की आर्मी को मुतनाज़ा बनाते हैं। इनकी ये स्टेटमेंट अब ऑन द रिकॉर्ड है, नैब को मुतनाज़ा बनाते हैं। इन्होंने नैब को अपने दौरे हुकूमत में सैफुर रहमान को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की मिलकर लीडर ऑफ द हाउस के साथ, लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, और आज उसी ही इदारे को, क्योंकि वो इनके ऊपर एहतसाब कर रहा है, मुतनाज़ा बनाते हैं। तो ये दोहरा रवैया छोड़ दे। इनके इस दोहरे रवैये से पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम जो है वो अंडरमाइन होता है, इससे जमहूरियत को तक़वियत नहीं मिलती, जमहूरी निज़ाम जो है वो अंडरमाइन होता है। तो इस दोहरे रवैये से इनको इज्तनाब करना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे इलेक्शन को मानते हैं जिसके अंदर वो खुद धांधली करके इनकी पार्टी निजाम को इस्तेमाल करके सामने आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्ट किया 23 साल की स्ट्रगल के बाद। तो ये ऐसे इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानते जिसके अंदर ये पावर में ना आए। जब तक ये पावर कॉरिडोर्स को कंट्रोल ना करे, ये उस निजाम को भी नहीं मानते, उस निजाम की किसी इंस्टीट्यूशन को भी नहीं मानते, और ये अपनी पावर गेन के लिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हर इदारे को मुतनाज़ा बना सकते हैं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है बिकॉज इनका पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर स्टेक है। इन्होंने साल सियासत की है, इलेक्ट हुए हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान की आवाम को से वोट लेके आते हैं, वादे करते हैं। मलिका साहब, I have to take a break। किसी चीज में शफाफियत नहीं, सारे काम लगता है कागजों में ही हो रहे हैं। पूरे मुल्क में हालात अबतर होते जा रहे हैं, पंजाब की सूरत हाल भी अबतर है। रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, इसका जवाब मलिका साहबा और उज़मा बुखारी साहबा क्या देंगी, बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासी बीमारियों की बात होगी, अब जरा कुछ असल बीमारी की जानिब चलते हैं कि उस बीमारी का इलाज क्या है। और आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस खुद नोटिस केस की समाअत हुई और वहाँ पे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए कि किसी चीज़ में शफाफियत नज़र नहीं आ रही, और इन चीज़ों पर उन्होंने कहा मास्क वगैरह इन चीज़ों पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, सारे काम लगता है कागजों में ही हो रहे हैं, पूरे मुल्क में हालात अबतर होते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। दूसरी जगह असद उमर साहब जो एक्चुअली सियासी तौर पर इस पूरी चीज़ को हेड कर रहे हैं, कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को जो हेड कर रहे हैं, वो कोरोना वायरस से मरने वाले जो अफराद हैं उनकी वजह से जो लॉकडाउन में नरमियां आ रही हैं, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आया है, बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब ये क्या कंपैरिजन है, किस किस्म का स्टेटमेंट है, क्या बात की है उन्होंने, सुनिएगा जरा। एक माह के अंदर
720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है। पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4,800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़रिए में, लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है। ये उन्होंने कहा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी तो होते हैं, तो सड़कें तो हम बंद तो नहीं कर सकते ना, गाड़ियां तो चलती रहेंगी। तो ये सिलसिले भी चल रहे हैं कोरोना की वजह से, ठीक है हलाकतें तो हो रही हैं, लेकिन इसकी वजह से पूरा मुल्क तो बंद नहीं किया जा सकता। उस्मा साहब ये ठीक है, ये आर्गुमेंट सही है। देखिए पहले तो मैं सिर्फ एक दो बातों में मलाइका को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बहन, फैसलों के बाद आप खुद वकील हो, फैसलों के बाद उस पर कॉमेंट करना कोई गलत नहीं होता, लेकिन हमारी याददाश्त में मौजूद है इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ इदारों के बारे में वज़ीर आज़म बनने से पहले जो जो कुछ फरमाया हुआ है वो क्लिप्स की शक्ल में मौजूद रह जाता है, वो अभी तक सबको पता है। और ये अच्छे फैसलों की वजह से हमारी हुकूमत बनी और हमारा और उनका बयानिया एक है, ये आप कहते रहे हैं, ये सियासत में आपने घसीटने की कोशिश की है इदारों को, हमने नहीं। अब ये जो, और ये जहाँ तक कोरोना की बात है, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि इनको बड़ा शौक है अमेरिका से, इटली से, इनसे मुआवजा करने का। कभी इस पूरी अक्लमंदों की टीम ने कभी ये देखा है कि वहाँ पे केसेस पर डे कितने होते हैं, आप टेस्ट कितने करते हैं? आप यहाँ पर पिछले एक हफ्ते के अंदर पंजाब जो है वो 1000-1500 टेस्ट के ऊपर जो है वो रहा, किसी के सर पे जू नहीं रहेंगी, किसी को फर्क नहीं पड़ा। और अब आप देखिए ना, अब ये जो 400-450 लोग मरे हैं, आई एम सॉरी असद उमर साहब, ये मच्छर नहीं थे, ये इंसान थे, और ये कुनबे के उनके कईयों के कफालत करने वाले थे, कईयों के जवान बच्चे थे, औरतें बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, और उनकी फिर वो रावी ने चैन ही चैन लिखना है। अब जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं, कभी आज तक पाकिस्तान की, इसलिए मैंने कहा था कारकर्दगी की बात तो ये करें ही ना, जब से ये 2 साल से आए, जो चीजें खत्म हो गई थी इस मुल्क में, वो भी डेंगू से पिछले साल भी हलाकतें हुई जब डेंगू खत्म हो चुका था। पोलियो खत्म कर दिया था इस मुल्क से पीएमएलएन ने, पोलियो के केसेस अब देखिए कि आप, हम सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान शामिल है जैसे पोलियो। अब उसमें क्वारंटीन से ये कभी नहीं हुआ था। आप एक तो दहशत गर्दों की तरह लोगों को उठाते हैं, उनसे कसूर हो गया कि वो कोरोना पेशेंट निकल आए। उसके बाद जो एक्सपो सेंटर के अंदर जो हो रहा है, मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मंसूर, इस वक्त जो अभी इफ्तिखार साहब ने भी कहा, हमारा कसूर यह है कि हम गाली गलोच नहीं कर रहे, हमारा कसूर यह है कि हम वो गंदी सियासत नहीं कर रहे कोरोना के ऊपर, लेकिन हम इनको सेंसिटाइज करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। हम अब जो एक मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ, एक्सपो सेंटर के अंदर गंदा पानी, मच्छर, वहां पर बिजली की कोई हालात नहीं, वहां पर गंदगी बेताश है। एहतजाज किया है लोगों ने, लेकिन किसी के सिर पर इफ्तिखार साहब, आज कोरोना के हवाले से जो टाइगर फोर्स है उसका भी बाकायदा आगाज कर दिया गया। सर 10 लाख की फोर्स है, वजीर आजम ने खिताब किया, उन्होंने कहा जनाब यही बैकबोन होगी सारे रिलीफ ऑपरेशन की। तो उज़्मा साहबा कंप्लेंट भी कर रही हैं, वो कह रही हैं कि नहीं संभाला जा रहा है इनसे। सर 10 लाख की टाइगर फोर्स तैयार की है, कैसे नहीं संभाला जाएगा जब इतनी बड़ी वर्क फोर्स साथ होगी? सर मंसूर, ये सबसे पहले तो जो 4000 अमवात का तज़किरा किया गया है, मुझे अफसोस है कि ये जिम्मेदारी भी हुकूमत की होती है कि ये अमवात ना हो। 400 या 4000 पर फैसला कर लें। नहीं सर, 4000 का क्या है ना, मैं आपको 450 428 थी। नहीं मैं असद उमर की बात कर रहा हूँ भाई। वो अच्छा, ट्रैफिक हादसा, ठीक है ट्रैफिक हादसा। अच्छा बात सुने ना, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे अपना ट्रैफिक मैनेजमेंट करे कि ये मुआत ना हो। जो गाड़ी है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ड्राइवर चला रहा है वो चरसी भंगी नहीं होना चाहिए, 12 घंटे से ज्यादा उसको ड्राइव नहीं करना होगा, उसके पास लाइसेंस जारी नहीं हो, 2 नंबर लाइसेंस भी वो काम ना कर रहा हो, आंखें उसकी ठीक हो, बिनाई उसकी दुरुस्त हो, मेडिकल सर्टिफिकेट उसके पास हो, गाड़ी का पूरी इंश्योरेंस हो, और फिर ये कि सड़कें इस काबुल हो, उनके मोड़ इस काबुल हो। ये सारी चीजें प्रोवाइड करना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। शायद असद साहब ये भूल रहे हैं और कंपैरिजन भी क्या कर रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ एक इंतहाई पढ़े लिखे आदमी की तरफ से इतना अफसोसनाक कंपैरिजन। आइए, ये सही दिख रही है और मुझे इल्जाम लगा रही है कि मैं इनको उस्मा को गाली गलौज पे आमादा कर रहा हूँ। उस्मा, मैं ऐसा नहीं कर रहा। उस्मा, यू आर अपोजिशन इन पंजाब, यू आर अपोजिशन इन द फेडरल गवर्नमेंट, you are supposed to expose them on a lighter note, she is also opposition in the PMLN also to some extent. Why? ये क्या बात है? मैं इस बात पे I have to take a break. नाज़रीन, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। Stay with us.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोरोना के हवाले से हुकूमत की अब तक की जो हिकमत अमली है कुछ उसी के हवाले से बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े सवेर रिमार्क्स है। मलिका साहबा, सेक्रेटरी सेहत ने आज इंकशाफ किया है कि जनाब 1000 केसेस अब रोज़ाना की हवाले से वो तादाद बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट हैप्पी जो रिमार्क सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज हमने मीडिया के अंदर देखा कि बातें सामने आ रही है कि जनाब लॉकडाउन को मजीद नरम कर दिया जाएगा। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? क्या आप लोगों को पूरी तरह आर यू actually in control of the situation? एब्सोल्युटली वी आर मंसूर। जहाँ तक पाकिस्तान की आला अदालत की ऑब्जर्वेशंस है, हम हमेशा से उनकी फ़ैसलों का भी और उनकी ऑब्जर्वेशंस का एहतराम करते हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस के जो भी रिमार्क्स हैं उसके ऊपर हम नज़रसानी करेंगे, उनको देखेंगे। अगर कोई भी हमारी परफॉर्मेंस के अंदर गैप है तो इंशाल्लाह उसको फुलफ़िल करेंगे। हुकूमत इस वक्त अपने सारे वसाइल इस वबा से निमटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वह आवाम को टेस्टिंग फैसिलिटी की कैपेसिटी बढ़ाना। इस वक्त आज की रोज़ पंजाब के अंदर 6000 टेस्ट हुए, सिंध के अंदर 3000 टेस्ट हुए, टोटल पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट 97,000 टेस्ट हो चुके हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कितना बड़ा आवाम को 1200 अरब का पैकेज दिया। उसके अलावा मजदूरों को हमने अलग 75 अरब का पैकेज दिया। स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए हमने उनके जो 3 माह के बिल हैं उनको माफ़ किया। ज़राअत के लिए अलग पैकेज दिया। तो हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है इस वबा से महफूज भी रहे और वो भूख और जो बेरोजगारी है उससे भी महफूज रहे। देखिए मंसूर, इसकी कोई एक स्ट्रैटेजी तो है नहीं। उस्मा साहिबा कह रही थी, अपना बयानिया पेश करी थी। देखिए वर्ल्ड हेल्थ, असद उमर साहब की स्टेटमेंट्स के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि देखिए इन्फ्लुएंजा से इससे ज़्यादा लोगों की अमवात होती हैं हर साल। तो ये देखिए एक कंपैरिजन को किसी गलत तनाजुर में देखना। टाइम के मेरे पास कम है मलिका साहब, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, मेरे पास टाइम कम है। आई एम एट द लास्ट मिनट नाउ। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम जो भी जस्ट वन पॉइंट हम जो भी फैसले कर रहे हैं वो अपनी मईशत के जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर बेस्ड है। आवाम की भूख और उनकी बेरोजगारी को देखना है। हमने अपने डोमेस्टिक हालात को देखकर फैसला करना है। मईशत इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं तब मानूं, अब जो मईशत पहले बहुत अच्छी थी ना, जो अब कोरोना के आने से खत्म हो गई। अब आप जरा देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि पहले ही पाकिस्तान जो है कोरोना से पहले तबाही का शिकार था। ये तो कोरोना ने आके एक्स्ट्रा इसके ऊपर किया है। मेरी गुजारिश इसमें सिर्फ इतनी है कि जो ये टाइगर फोर्स है, इमरान खान साहब अपना बनी गाला का जो महल है वो बेचे, अपने जाती पैसे दें इस टाइगर फोर्स को, जाती पैसे देते मर्जी बंटवा लें इनसे, इन टाइगरों से। पाकिस्तान जो है वो इन खूंखार टाइगरों का नहीं, हमें इंसानों की जरूरत है इस वक्त के अंदर। और दूसरी बात यह है कि अब जो बुजदार साहब हैं उनको ये ट्रेन करने में कितना टाइम लगेगा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग किसी बला का नाम है। वो ट्रेन क्यों नहीं हो जाते कि वो जहां 400, 500 लोगों की जो है वो गाड़ियां लेके जाते हैं, लोगों के साथ जाते हैं, ना मास्क पहना होता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना वो कोई करते हैं। उनको ये ट्रेन होने के लिए भी टाइम चाहिए। और उसके बाद मजाल है कि कहीं पर भी वो सिर्फ वो हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे उड़ रहे हैं और तस्वीरें खिंचा रहे हैं। इसके अलावा बुखारी साहब, उस्मा बुखारी इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।